बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज की ये जो क्लास है आपके मैथ्स पेपर के लिए गेम चेंजर बनने वाली है। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर जिसका नाम है, और चैप्टर नंबर 5 एपी वाला, और चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक वाला, जिसमें मेन मोड मिडिल के जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जितनी संभावनाएं हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे वाले वेरी शॉर्ट टाइप के या एमसीक्यू टाइप के, उन सब क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जितनी भी संभावनाएं बनती हैं उन सब की हम बातें करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम चैप्टर नंबर 1 में देखो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको 2 नंबर दे दिए और बोले कि एचसीएफ फाइंड करो। जैसे पूछ लिया 96 और 28 का एचसीएफ क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, उन सब की बातें हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना आता है। अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 2 नंबर दे दिए, उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके इक्वल आता है। पहली चीज़ ये है। अब इसके आधार पे अगर अपन को एल्जेब्रिक चीज़ें मिल जाए, जैसे ऐसे पूछ ले x² y और xy³, सबसे पहले पूछे कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो अपन को हमेशा छोटी पावर देखनी होती है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो हम देखेंगे x² और x में से छोटी पावर किसकी है, x की पावर 1 है ना, और y की पावर 1 और y की पावर 3 में से y हो जाएगा। और एलसीएम पूछ ले तो बड़ी वाली पावर लिखनी होती है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन है, x² और y³ में कौन है, y³। एल्जेब्रिक अगर चीज़ें मिल जाए तो इस हिसाब से करना होता है एचसीएफ और एलसीएम। हो सकता है ऐसे आ जाए, मान लो आपको पूछे a² - b² और एक दे a - b का होल स्क्वायर, इनका एचसीएफ बताओ, तो इनको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पहले a - b मल्टीप्लाई a + b, और ये क्या हो जाएगा a - b की होल स्क्वायर। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, दिख रहा है एचसीएफ क्या होगा, a - b होगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो a - b हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a + b बड़ा है। एलसीएम में बड़ी वाली पावर लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे। इसमें कुछ और भी आ सकता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आते हैं कि लगातार जो नंबर होते हैं, लगातार मतलब ऐसे लिखा आएगा कॉन्जेक्यूटिव। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ रखा है। 2 कॉन्जेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 2 लगातार प्राकृत संख्याएं है, तो उनका एचसीएफ पूछ लेते हैं। तो आपको सोचना है, जैसे 2 लगातार कोई भी नंबर, जैसे 5 और 6 ले लिया, 6 और 7 ले लिया, ऐसे कोई भी 2 नंबर है, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट। जैसे 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 होगा। 6 और 7 का क्या होगा, तो 42 होगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर जिनका भी एचसीएफ 1 आ जाए ना, उनका एलसीएम क्या होता है, तो उनका एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करने पे ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। इसमें देख लो, एचसीएफ की जगह 1 होगा तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से अपन को एचसीएफ एलसीएम निकालना है कुछ नंबरों का। एचसीएफ अपन ध्यान रखेंगे, और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ का डिवाइड कर देंगे। ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, लगातार नेचुरल की जगह ऐसे लिखा जाए, लगातार इवन नंबर है, कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर है 2, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इवन नंबर जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 2 4 हो, 4 6 हो, या 6 8 हो, या 8 10 हो, 2 इवन नंबर लगातार वाले, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2। दिख रहा है, 4 और 6 का निकाल के देख लो। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 2 होगा। तो बताओ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट करके किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का एचसीएफ का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से वापस सुनो, एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ 2 आया है तो एलसीएम ही आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए ए एंड बी 2 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो 2 ही होगा, लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। a × b अपॉन में 2। ऐसे ही इवन की जगह मान लो यहाँ पे ओड लिखा आ जाए, तो ओड में आपको क्या सोचना, जैसे 1 3 है, 3 5 है, 5 7 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा, तो एलसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, a × b, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इवन का, ओड का, नेचुरल का, ऐसे किसी का भी है तो इनको ध्यान में रखना है, आ सकता है क्वेश्चन।
अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, दो प्राइम नंबर, दो क्या है, प्राइम नंबर है, चाहे वो लगातार है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो नंबर प्राइम है तो उनका एच शेप हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। जैसे दो प्राइम नंबर ऐसे दे दिया ए और बी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। जैसे अभी इसने पूछा था 7 और 13 का एलसीएम क्या होगा, तो 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 91 आया था। तो कोई भी दो प्राइम नंबर है तो उनका एच शेप 1 होता है और एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। क्या दिमाग में रह जाएगी बात। इसके अलावा और एच शेप एलसीएम के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि को प्राइम नंबर आता है, एक नाम आता है को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर है, तो बेटा को प्राइम नंबर की बात करें अपन, तो को प्राइम नंबर का मतलब ही क्या होता है, इनकी डेफिनेशन यही है कि ऐसे दो नंबर जिनका एच शेप 1 हो, जिनका एच शेप क्या हो, 1 हो, तो फिर इनका एच शेप क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम नंबर कहते ही उनको ही है, उनमें प्राइम होना जरूरी नहीं है ना नंबर को। जैसे एक नंबर 14 है, एक नंबर 15 है, दोनों ही प्राइम तो नहीं है, कंपोजिट है, लेकिन इनका एच शेप क्या होगा, 1। इनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे दो को प्राइम, ऐसे कोई भी दो नंबर चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, जिनका एच शेप क्या हो, 1 हो, तो फिर इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिनका एच शेप 1 आ जाए तो उनका एलसीएम क्या होगा, यही होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि अपॉन में 1 आएगा तो यही रहेगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर एच शेप का पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एच शेप क्या होता है, को प्राइम नंबर्स का, दो को प्राइम नंबर का एच शेप क्या होता है, 1। दो प्राइम नंबर का एच शेप भी क्या होता है, 1। दो नेचुरल नंबर लगातार हो तो उनका एच शेप भी क्या होता है, 1। दो ओड नेचुरल नंबर भी लगातार हो, उनका एच शेप भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन दो इवन नंबर हो लगातार तो उनका एच शेप क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो क्या। इसके अलावा एच शेप के लगभग यही क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको उसमें रेशनल इरेशनल भी आपको पहचानना होता है कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो इरेशनल की पहचान आपको दिमाग में रखनी है। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर जो 1.10, 100, इस प्रकार के नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हो, मतलब रुक नहीं रहे हो पॉइंट के बाद में, और रिपीट भी नहीं हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है। इनके अलावा जितने भी डेसिमल नंबर हो, चाहे बिना डेसिमल के हो, इंटीजर्स हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल कहलाते हैं। तो एक तो ये होगी। दूसरी चीज़, रूट के अंदर ऐसा कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है ना, ऐसा जरूरी नहीं वो प्राइम हो। रूट के अंदर 6 भी है तो वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप इसका करोगे ना डिवीजन मेथड से तो पॉइंट के बाद में आपको ऐसा ही नंबर मिलेगा, है ना, तो रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात। यानी ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और रूट के अंदर हो, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। जैसे रूट के अंदर 4 आ गया तब तो वो रेशनल है क्योंकि बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है तो वो इरेशनल होता है। ये पहचान आपको दिमाग में रखनी है, समझ रहे हो क्या धीरज। हाँ, इसके अलावा पाई, इसके अलावा ई, बाकी आपको पाई तक ध्यान रखना है ना, ई भी इरेशनल होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3.14 ऐसे आती है, पाई इरेशनल है। ये ध्यान रहे कि अगर लिखा है 22/7 तो क्या ये इरेशनल है या रेशनल है, ये तो रेशनल है। ये पाई की वैल्यू नहीं है ना, अप्रोक्सीमेट है, ये एक्यूरेट नहीं। 22/7 देखो आप ध्यान से, P/Q में लिखा हुआ ही है, तो इरेशनल कैसे हो सकता है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रेशनल है। तो अगर आप इरेशनल को ध्यान में रखना, इरेशनल ये वाले नंबर इरेशनल है, बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, जो इरेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, सारे इवन नंबर रेशनल होते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इनका एच शेप क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होता है, 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर होते क्या है, याद है क्या आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ध्यान रहे, एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो प्राइम की डेफिनेशन में आता है ना ही कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर
कंपोजिट। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि 1 इनमें से क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब इनका पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट का एच शेप क्या होगा, तो 2 होगा, और एलसीएम क्या होगा, तो 4 होगा। एलसीएम 4 होता है, इनका एच शेप क्या हो गया 2 और एलसीएम क्या हो गया 4। ये भी दिमाग में रखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट इवन नंबर का पूछ ले तो उनका एच शेप भी 2 होता है और एलसीएम भी 2 होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही है। स्मॉलेस्ट प्राइम भी 2 है, स्मॉलेस्ट इवन भी 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम एच शेप 2 ही आएगा। अच्छा, ऐसे स्मॉलेस्ट किसी का भी पूछ ले तो आप सोच लेना कि इसका स्मॉलेस्ट है कौन सा। इवन में 2 होता है, ओड में 1 होता है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1 होता है ना। पूरी मैथ में एकमात्र इवन नंबर, अकेला इवन नंबर जो प्राइम भी हो, जिसको अपन बोलेंगे इवन प्राइम नंबर, वो कौन सा होता है 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर है सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। होना पड़ेगा क्योंकि वो 2 की टेबल में आएंगे, अपनी में तो आते ही है, 1 में आते ही, तो इसलिए वो कंपोजिट होते हैं। क्या ये बातें यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या आपको? इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, या फिर रेशनल इरेशनल से ये भी पूछा जाता है कि 2 रेशनल नंबर को, मैं फटाक से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को दिमाग में रखना कि 2 रेशनल नंबर है आपके पास, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे उनको ऐड कर रहे हो, चाहे उनको घटा रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ भी कर रहे हो तो अपन को आंसर में परिमेय ही मिलेगा, मतलब रेशनल ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? पूछ ले कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है, कभी इरेशनल आंसर में नहीं आता है। लेकिन 2 इरेशनल नंबर हो, 2 इरेशनल नंबर हो तो उनका सम इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल रेशनल ऐसे आ जाए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये गलत है, हमेशा इरेशनल नहीं होता। जैसे देखो ये क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि रेशनल में इरेशनल जोड़ने पर हमेशा इरेशनल ही आता है। ये भी ध्यान रखना, रेशनल और इरेशनल, एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, उन दोनों का चाहे सम करो, डिफरेंस करो, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट निकालो या कुछ भी डिवाइड करो, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। दोनों अलग अलग नंबर है ना, एक रेशनल एक इरेशनल, तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। सम ऑफ 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दिमाग में रह जाएगा। अब ये एक रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो √3 से √3 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये क्या मिला आपको, रेशनल मिला है ना। ऐसे बताओ, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो कभी कभी तो इनका आंसर इरेशनल आता है, कभी इरेशनल आता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। 2 अलग अलग नंबर है, नहीं 2 इरेशनल नंबर है, तो उनका सम प्रोडक्ट डिवाइड कुछ भी देखें तो वो कभी इरेशनल और कभी इरेशनल होता है। हाँ, एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो उनका मल्टीप्लाई करने पर लगभग हर केस में इरेशनल ही आता है, एक केस को छोड़ के, और वो केस है कि अगर ये रेशनल नंबर 0 हो जाए तो इसके साथ इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 0 आएगा, तो वो तो क्या रहेगा, 0 तो रेशनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, है ना। अगर वो 0 नहीं है रेशनल नंबर तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, अदरवाइज इसको क्या हो सकता है, अदरवाइज हमेशा इरेशनल आता है। ये बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। ये अपने फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, इन्हीं में से बनेंगे, जितनी संभावनाएं हैं मैंने खोजी है वो यही है। बाकी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपने देखा है जो हमने बात की इनमें नहीं है तो आप कमेंट करो अभी, है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 96 का प्राइम फैक्टर करके दिखाओ, ऐसी बातें हमने नहीं की है, तो वो आपको प्राइम फैक्टर करना आते हैं, नहीं आता है तो आप सीखो। इसमें से पूछ सकता है कि 96 के जो प्राइम फैक्टर आता है ना, उसमें जो सम ऑफ पावर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबके प्राइम नंबर लेके देखना पावर क्या हो रही है, उनको ऐड करके देखना है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे ना, 5 चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात तो एपी की क्या पहचान होती है, हर आने वाला टर्म पीछे वाले टर्म से या तो कुछ ज़्यादा होगा या कम होगा, बराबर भी हो सकता है क्या, ये भी एपी है वैसे देखे तो 2 2 2 ना, ये भी एपी है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है। कहने का मतलब 3 4 5 ऐसा है, ये भी क्या है, ये डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, ये आपको पता है। इनके बीच में एक बंधन होता है,
बंधन है कि बंधन अपनी ज़िंदगी में भी होता है ना, रिश्तों का बंधन, खासकर से पिता और पुत्र का बंधन जो रिश्ता है बड़ा शानदार होता है। एक लाइन है, एक गाना है, मतलब जैसे तो पिता और पुत्र के बीच का नहीं है वो, जिसमें एक लाइन है शुरुआत की कि बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है ना, हाय तुम ही हो जिस पे ये दिल मरता है। यहाँ पे मिलने का अर्थ ये नहीं है मिलते तो रोज़ ही होंगे, मिलने का अर्थ मेरा ये है कि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अब सामने जाके खड़े हो गए। मिलने से मतलब है कि ये बचपन से जो लिहाज, जो डर और जो सम्मान, इन सब का मिक्सचर होके, और हम क्या खुल के उनसे बोल नहीं पाते हैं, है ना। पिताजी से, मम्मी से बोल सकते हैं, पिताजी से खुल के बोल नहीं सकते हैं, कई चीज़ें दिल ही दिल में रह जाती है ना। हम हमेशा चाहते हैं कि उनके पास जाए, दोस्त की तरह बगल में बैठ के बात करें, लेकिन हो नहीं पाता। जब भी सामने जाते हैं हमारी आवाज़ निकलती नहीं है। तो ये हमेशा रहता है कि हम बैठे उनके साथ बढ़िया से बात करें, है ना। और जो सेकंड लाइन है, तुम ही हो जिन पे दिल मरता है, ये कोई रोमानी लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया में अगर मेरे दिल के अनुसार, मेरी नज़रों में जो सबसे ऊपर है वो मेरे बाबा ही है ना, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो वैसे हर बेटे की शायद यही कहानी हो कि सम्मान प्यार तो बहुत है, लेकिन कह नहीं पाते। चलिए छोड़ो, अपन बात करते हैं वापस इसकी, है ना। एपी में थे ना, एपी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखो। डिफरेंस पूछ लेता है वैल्यू देके कुछ भी, जैसे √2, √8, ये रूट वाले क्वेश्चन ध्यान रखना है। √18, रूट में 32, इस हिसाब से तो इनका डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको समझना होता है √2 के बाद √8 है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2। यहाँ जो भी अंदर नंबर है ना उसको सोचना है, अपने पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 1, 4, 1 को तो छोड़ो, 4, 9, 16, और 16 के बाद क्या होता है 25। इनमें से किसी की टेबल में ये नंबर आ रहा है कि ये सोचना है। तो ये 4 में आता है तो 4 × 2, ये 18 जो होता है वो 9 में आ रहा है तो 9 × 2, और यहाँ से समझ में आ जाएगा शुरुआत के हिसाब से 2 सब में आएगा, तो 16 × 2। इनसे √2 पड़ा रहेगा, 4 बार आएगा, क्या बन जाएगा 9 बार आएगा, 16 बार आएगा, 4 √2। अब अपन देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। 2 √2 में से √2 माइनस करते हैं, क्या बचता है, वैसे ही जैसे 2x में से x माइनस करते हैं, इसमें से इसको किया, इसमें से इसको किया, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा √2। ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालने के क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें पता है। एक क्वेश्चन आता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए तो a की जगह क्या हो जाता है l, और प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझा रखा है आपको, वरना वापस देख लो कि अपन लास्ट से देखेंगे ना तो पहला टर्म तो लास्ट वाला ही मिलेगा, तो l हो गया, और अगर इधर से इधर जाने पर d है तो इधर से इधर आने पे -d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। भाई इधर 5 जुड़ रहा है तो वापस आने पे 5 घटेगा, या इधर घट रहा है तो इधर जुड़ेगा, एक ही बात है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता है, ये बात है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का ये फॉर्मूला होता है l - n - 1 × d। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, या फिर एक 2a + n - 1 × d करके भी हम करते हैं। यहाँ से जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। सबसे पहली बात कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हम इसको थोड़ा सा मीन मोड में भी ले जाते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर की खासियत क्या है कि अगर 10 नंबर ले रहे हैं अपन तो लास्ट नंबर भी 10 ही मिलेगा, और 20 ले रहे हैं तो लास्ट नंबर भी क्या मिलेगा 20। ये बात समझ रही तो, जैसे नेचुरल नंबर ले रहे हो 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लेना है तो लास्ट में 7 ही मिलेगा, समझ रहे हो बात को। तो इनको सबको जोड़ने पर क्या आएगा, तो n/2, n नंबर है तो n/2, और फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 और लास्ट टर्म n हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसको सही से लिखे तो n × n + 1/2। ये Sn का फॉर्मूला होता है किसके लिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मीन निकालो, मीन, इसी की बात कर रहे हैं अपन, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, सम में मीन का मेन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये लिखना ही रहा, समझ पा रहे हो,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मेन का फॉर्मूला है। तो सम तो अपन ने निकाल लिया, इसमें टोटल नंबर कितना है n, तो n का डिवाइड करेंगे तो n तो कट जाएगा और क्या बचेगा मीन n प्लस 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन होता है n प्लस 1/2 और सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या ये बात समझ रहे हो? कि आपको 100 दे दे तो यहाँ 100 इंटू 100 प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 1/2। समझ हमारी बात? कुछ भी दे दे वो n की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ n ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है n/2 तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट टर्म ओड नंबर की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही होगा, ओड नंबर 1 से शुरू होते हैं। लेकिन लास्ट टर्म ओड नंबर का देखो, एक छोटी सी बात सुनो, 1 3 5 7 आपके समझ में आएगा, थोड़ा समझना। फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म 3 है, सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, इस थर्ड टर्म क्या है 5, तो इनमें रिलेशन क्या दिख रहा है? देखो, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दूँ तो ये मिल जाता है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। फिर चौथा टर्म तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। यानी हमेशा ध्यान रखना है इवन नंबर को अपन हमेशा ऐसे लिखते हैं, आपको याद होता है, और ओड नंबर को क्या लिखते हैं 2m-1। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? जैसे चौथा टर्म चाहिए तो 2 इंटू 4 -1, पाँचवा चाहिए तो 2 इंटू 5 -1। समझ हमारी बात? तो ऐसे ही इसमें लास्ट टर्म चाहिए nth वाला, तो 2 इंटू n माइनस, ऐसे तो होगा, जो चाहिए उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई 2n आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n क्या हो जाएगा n²। ये ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का आंसर क्या आएगा n²। क्या आएगा n²। इसी में मीन पूछ ले, इनका मीन पूछ ले तो n² में किसका डिवाइड कर देंगे n का, तो आंसर क्या आएगा n। तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या आएगा n²/n, यानी क्या आंसर आएगा n। बताओ फर्स्ट 30 ओड नेचुरल नंबर का मीन क्या आएगा 30, 40 ओड नंबर का जितने पूछेंगे उतने का उतना ही मीन आएगा ना। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। सम पूछे तो क्या कर देंगे स्क्वायर, मीन पूछे तो क्या कर देंगे, जितने का पूछा है उतना ही आंसर आ जाएगा। कब? जब बात ओड की चल रही हो। ये बात समझ रहे हो ना? अब हम बात करते हैं इवन की। तो देखिए इवन नंबर में पहला इवन नंबर क्या होता है 2, पहला इवन नंबर 2, उसके बाद 4 6 8 ऐसे ही होते हैं। यहाँ आपको सीधा दिख रहा है फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, 10th टर्म क्या होगा तो 20 होगा, सीधा दिख रहा है ना। ऐसे ही nth टर्म क्या होगा तो 2 1 होगा, nth टर्म 2 1 हो जाएगा, जो भी है उसका डबल हो रहा है। तो इसका सम क्या होगा तो अपन लिखेंगे n/2। फर्स्ट टर्म तो क्या है 2 प्लस में लास्ट टर्म क्या है 2 1। तो देखो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो n/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ये n प्लस 1 या 1 प्लस n एक ही बात होती है, तो n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। ये क्या है सम, किसका सम n इवन नंबर का, फर्स्ट n इवन नंबर का। और अगर मीन पूछ ले फर्स्ट n इवन नंबर का तो n का डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपोन में n करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा n प्लस 1। शुरुआत के 30 इवन नंबर का मीन पूछे तो 31 हो जाएगा, और 40 का पूछे तो 41 हो जाएगा, 100 का पूछे तो 101 हो जाएगा। समझ हमारी बात? एक जुड़ जाएगा। बाकी अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं भी रहे तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ने का और जोड़ देना, और मीन निकालने के लिए इस n को हटा देते हैं, तो n का डिवाइड कर दो, ये मीन का फॉर्मूला बन गया। कब? जब AP में हो डाटा। अब डाटा AP में होना चाहिए। जैसे मैं पूछ लूँ मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, शुरुआत के 10 3 के जो मल्टीपल है ना उनका मीन क्या होगा, तो अपने पास इस फॉर्मूले से कर सकते हैं 1/2 फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा 3 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 30। 10 मल्टीपल ले रहे हो 3 के तो लास्ट टर्म 30 होगा ना, तो आंसर आ जाएगा 33/2। ये सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, जैसे मीन ऑफ फर्स्ट ऐसे पूछ लूँ मैं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर इनका मीन बताओ, फर्स्ट 10 इवन का, तो पहला टर्म तो क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 20। इवन का मतलब 2 की टेबल चल रही है, और अपोन में क्या लिख देंगे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मीन की बात करें तो, और अदरवाइज n का मल्टीप्लाई कर देंगे कब, जब सम की बात चल रही हो। तो यहाँ 2 और 20 22 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11। और या फिर सीधा फॉर्मूला क्या है n प्लस 1, तो 10 का पूछ रहा हूँ तो 10 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 11। कैसे भी करो ये करके आने हैं AP के क्वेश्चन, ये समझ में आ रही है।
और एपी का कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो, जैसे ए एन दे रखा और आपको पूछे डी बताओ, ए एन एन की टर्म में दे रखा हो, ऐसे दे दिया आपको ए एन बराबर है 3n - 1। अब बताओ इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 1 रख देते हैं, n की जगह 1 रखा 2 आ गया, फिर a2 6 - 1 कितना हो गया 5, और d पूछा है तो a2 में से a1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3। समझ हमारी बात? अगर an दे रखा है तो सीधा ये काम, और अगर sn दे रखा है n की टर्म में तो पहले 1 रखोगे तो s1 आएगा, वो तो a है, 2 रखोगे तो s2 आएगा, वो a1 + a2 है ना। ये बड़े क्वेश्चन में आता है, इसमें नहीं आएगा, फिर कभी बात करेंगे इसकी sn की। बाकी आ रहा है अभी बताऊँ, सबको आता है ना sn? चलो, इसके अलावा मीन मोड मीडियन में आते हैं वापस। मीन मोड मीडियन में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर? देखो, सबसे पहली बात तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपने डिस्कस कर ही लिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर रो डाटा हो यानी कच्चा, मतलब ऐसे ही हर कुछ ही नंबर दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, सबको जोड़ देंगे और वो कितने हैं उसका डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ के जितने हैं उनका डिवाइड कर देंगे तो अपन को मीन मिल जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, मीडियन का पूछ ले तो एकदम बीच में जो नंबर है वो मीडियन कहलाता है, पर उसके लिए पहले उसको ऑर्डर में दर्शाना पड़ेगा, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। जैसे ऑर्डर में दर्शा के फिर जो बीच में दिख रहा है वो ही मीडियन है, और बीच में अगर 2 नंबर आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे, वो मीडियन हो जाएगा। मोड, तो मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। ऐसे पूछ ले एपी है, जैसे 1 3 5 7 9, चलो यहाँ तक ये एपी में ना डेटा, तो इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन भी 5 होगा और मीडियन भी क्या होगा 5 होगा। मीन क्या है इसका? मीन, इसको अपन x बार लिखते हैं, यहाँ मीन क्या है 5, मीडियन भी क्या है 5। मीन 5 कैसे है? तो आप चाहो तो इनको जोड़ के देख लो, या फिर मैंने अभी बताया 80 के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 1 + 9/2 करेंगे तो 10/2 5 आएगा, या जोड़ के 5 का डिवाइड कर दो, अभी छोटे कम ही है नंबर तो भी 5 आएगा, 25 होगा जोड़ने पर, 5 का डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। मीडियन तो एकदम बीच में दिख रहा है। अब इसमें मोड क्या होगा? तो मोड क्या होगा? मोड नॉट डिफाइंड कहलाता है। इसमें कोई मोड की परिभाषा अपन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मोड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, और इसमें कोई भी सबसे ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका मोड अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों में से, तीनों में से कोई 2 चीज़ देखे, तीसरी पूछ ले तो इस रिलेशन का यूज करना है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, तो ये रिलेशनशिप है। कई बार ध्यान रखना है, मोड को लगभग अपन z से डिनोट करते हैं, मीडियन को m से करते हैं और मीन को x बार से करते हैं। ये इनके बीच की रिलेशन है, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें सही नहीं है ना ये, इसमें तो मीन और मीडियन तो इक्वल है, मोड है ही नहीं इसमें। मोड तभी हो सकता है जब किसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी कोई सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, तो वो उसका मोड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 2 2 3 5 लिखा है तो उसका मोड 2 हो गया। मीन क्या होता है? तो सबको जोड़ के किसका डिवाइड करना है। ये तो है बेसिक से क्वेश्चन, और बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन आपको मैं बता दूं मीन के बारे में आपको और क्या क्या ध्यान में रखना है कि अगर सभी डाटा में, जितने भी डाटा दे रखे हैं, और आपको बोल दें कि सब डाटा में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ नया मीन जो होगा उसमें क्या चेंज होगा? तो उस मीन में भी क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो मीन में भी क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई। सब में अगर 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो मीन में भी 5 का, मतलब अगर सब में एक चीज़ हो रही है ना बार बार सेम ऑपरेशन, तो वो मीन के साथ भी हो जाता है। फिर ये बात समझ रहे हो। एक क्वेश्चन आता है कि कुछ नंबर है, इनका मीन ये है, और अब एक नया नंबर आया और मीन ये हो गया। अब बताओ कि हाँ ओके, नया नंबर आया तो मीन ये हो गया, तो बताओ नया नंबर क्या आया होगा? या स्टूडेंट से रिलेटेड करके पूछ लेते हैं कि इतने स्टूडेंट का एवरेज वेट ये है, नया स्टूडेंट जुड़ा है या फिर नया इसमें से एक स्टूडेंट चला गया है, कुछ भी आ सकता है। तो उसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाकी उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले सम निकालना होगा, नया वाला और पुराना वाला, और फिर नए वाले में से पुराने वाले को या पुराने वाले में से नए वाले को माइनस कर देंगे, तो वो जो हमें चाहिएगा मिसिंग वाला वो मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि मीन ऑफ 15 मीन ऑफ, चलो वेट ऑफ
मीन ऑफ वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ना, 15 स्टूडेंट्स है, इनके वेट का मीन जो है वो 40 kg है। एक स्टूडेंट इनमें से चला गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक स्टूडेंट इनमें से बाहर चला गया। अब जो मीन है वो 32 kg हो गया है। हो सकता है कि इसका पता नहीं कितना आ जाए वेट, अजीब लगे, लेकिन समझ रहे हो क्या। अब मेन जो है 32 kg हो गया है, तो बताओ जो स्टूडेंट चला गया है वो कितने किलो का था, हो सकता है ऐसे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनको सही देखेंगे। 15 स्टूडेंट का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट का जो वेट है उन सबको जोड़ देंगे और किसका डिवाइड कर देंगे, 15 का, तो हमें कितना मिलेगा, 40। ये क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि इसका मीन इतना मिलेगा। तो S15 बराबर अपन लिख सकते हैं 15 इंटू ये 15 उधर चला गया मल्टीप्लाई में। अच्छा, ऐसे ही नया मीन मतलब स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, एक बच्चा चला गया तो स्टूडेंट 14 ही बचे, और अगर एक बच्चा और आ जाता तो स्टूडेंट 16 हो जाते ना। तो उस कंडीशन में हो सकता है ये अलग दिया होता नंबर, है ना, ज़्यादा ही दिया होगा या फिर कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, 14 स्टूडेंट का सम अपॉन में 14 और बराबर में क्या है 32। तो S14 बराबर क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 14। अब हम क्या करेंगे, 15 बच्चों के वेट में से 14 बच्चों का वेट अगर हटा दें तो उस बच्चे का वेट मिल जाएगा जो गया। समझ मारी की बात। तो ये कितना हो रहा है 600, और ये कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, 28 और 2 शायद 44, इतना ही हो रहा है क्या, 28 2 आगे गया तो 42 ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो नए वाले बच्चे का वेट आ जाएगा, जो गया है उस बच्चे का वेट आ जाएगा। वो तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ और दिया होगा तो ठीक ठाक आ जाएगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है कोई बीमारी हो। 600 में से 448 माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से नहीं 5 में से 4 गया 1। 152 kg का स्टूडेंट था वो जो गया, 152 kg का। ये बात समझ रहे हो क्या। ऐसा क्वेश्चन आए तो कर दोगे कि इतने बच्चों का ये है, अब एक चला गया तो ये है, तो भी आपको ये करना, अगर एक आ जाता तो भी आपको यही करना होता, बस यहाँ S थोड़ा हो जाता, फिर इसमें से इसको घटा देते। बात तो है कि जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे तो अपन को जो गया है या जो आया है उसका वेट मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। इसके अलावा आपको इससे डाटा फ्रिक्वेंसी वाले मिल जाए, जैसे X और F दिया है तो मीन निकालना हो तो सीधा सा फॉर्मूला है FX। भैया 2 4 6 3 2 5 कुछ भी दिया है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे और सिग्मा F का डिवाइड कर देंगे। तो पता है आपको। इनका मीडियन निकालना हो तो पहले CF निकालते हैं। CF 3 का 3, ये फिर जुड़ जाता है 5 और फिर ये जुड़ जाता है 10, है ना। उसके बाद 10/2 5, 5 से ठीक ज़्यादा देखते हैं। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा ही देखते हैं, बराबर को भी इग्नोर करते हैं। CF क्या करते हैं अपन, n/2 से ठीक ज़्यादा वाली CF जो देखते हैं उसके सामने जो X होगा वो ही क्या होगा, मीडियन होगा। और अगर बात करें मोड की तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला X मोड होता है। याद है ना सबको। तो इनके बारे में इतनी बात करेंगे अपन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। फॉर्मूले से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर का, है ना, कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला पूछ ले तो L+N/2 - C/F × H। यहाँ पूछ ले कि ये C क्या है, तो C क्या है, C जो CF है वो अपन कहेंगे कि जो आपकी मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास उससे ठीक पहले वाली CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलता है। मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले जिसको अपन बोल सकते हैं प्रीसीडिंग, ना। एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग, है ऐसा कुछ नाम कह सकते हैं, जो इससे पीछे वाली होती है। और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये जो है ये मीडियन क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये पहले वाली है। बात समझ रहे हो ना। n/2 तो क्या है, सिग्मा F/2 एक ही बात होती है। H क्या है, तो हाइट मतलब इनके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकालते हैं ना वो। और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ऐसे क्वेश्चन दे देगी। मीडियन का फॉर्मूला ऐसे, मीडियन के लिए कोई बोल दे आपको ये ऐसा दे रखा है 50 + 30 - 24/20 × 10 और आपको पूछे कि इसमें बताओ F क्या हो सकता है। अगर ये मीडियन का है तो F क्या होगा, 20 होगा। CF क्या होगा, 24 होगा। समझ हमारी बात। आपको पूछ ले कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट की बात चल रही है तो टोटल इसको देख के हमें लग रहा है टोटल कितने होंगे, 60 होंगे, 30 नहीं होंगे, क्योंकि ये तो n/2 होता है ना, तो n क्या होगा, 60 होगा। ये बात समझ रहे हो क्या। ऐसे ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड का, L+F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × H, याद है।
तो उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। उसमें पता होना चाहिए F1 क्या है। F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले वाली, F2 उसके बाद वाली। ये बात क्लियर है। मीन, मोड और मीडियन में रिलेशन भी पता है आपको। और क्या आ सकता है क्वेश्चन, देखिए जैसे ग्राफ का अगर आ जाए तो अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम नाम सुना है रसिक? हिस्टोग्राम का यूज किसके लिए होता है तो आपको ध्यान रखना है, इसका यूज मोड फाइंड करने के लिए होता है। मोड को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? हिस्टोग्राम का। और एक ओग्यू पढ़ते हैं, तोरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, तोरण मानना है, उसका यूज करते हैं अपन मीडियन निकालने के लिए। किसके लिए? और मीन जो है, मीन अपन ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इनमें से कौन सा है जो अपन ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते, तो वो होता है मीन। समझ में आ रही बात? बाकी हिस्टोग्राम से मोड और ओग्यू से मीडियन होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सीएफ क्यों फाइंड करते हैं, किसी टेबल में सीएफ फाइंड करते हो तो क्या फाइंड करने के लिए करते हो? तो मीडियन के लिए, याद है ना, मीडियन के लिए सीएफ यूज करते हैं, बाकी तो यूज ही नहीं करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जिसको अपन XI बोलते हैं, तो वो क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। किसी क्लास के दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं ना, x निकालते हो, वो जो x होता है उसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ऐसे दिया होता है 10 से 20, तो अपन यहाँ लिखते हैं x की जगह 15, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है? 15 क्लास मार्क है। समझ में आ रही बात? डेविएशन जिसको बोलते हैं, डेविएशन, तो वो होता है x माइनस a अपना जो अपन ने मीन माना है। अच्छा, वैसे d ओरिजिनल की बात करें तो d बराबर होता है x माइनस x बार। हर एक नंबर में से उसका मीन घटा दे तो अपन को डेविएशन मिल जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि x माइनस x बार हमेशा, अगर मैं जोड़ दूँ इन सब को तो हमेशा क्या आएगा? 0। आप नॉर्मली एकदम सही बीच में से a मानते हो ना, तो d निकालते हो ना, उस d में आपने देखा होगा ऊपर वाले नीचे वाले सेम होते हैं, लास्ट में 0 ही मिलता है ना। तो x माइनस x बार हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है सिग्मा x माइनस x बार बराबर क्या होता है, तो 0 होता है। समझ में आ रही बात? अगर x बार क्या है? मीन है। ये सारी बात ध्यान रह जाएगी। मीन का इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो आपको पता है 3 मेथड है, एज्यूम मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर जो गलत लिखा होगा उसमें वो आप पहचान लोगे। 4 ऑप्शन होंगे कि कौन सा गलत है, तो आप पहचान सकते हो। तो इस हिसाब के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर और कोई आपको याद आ रहा है तो बता दो। आ रहे हैं क्या? ठीक है, ऑल द बेस्ट।